हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे +2 12th का तीसरा चैप्टर मानव जनन। और मानव जनन की प्रक्रिया में जो जो घटनाएं हम शामिल करते हैं उन सबको ज़्यादातर को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। मानव जनन से संबंधित जो नेक्स्ट हेडिंग आज की क्लास में हमें पढ़नी है बच्चों, वो है एक तो प्रसव, पार्चुरेशन, शिशु का जन्म कैसे होता है, और दूसरा बच्चों है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। तो 2 पॉइंट और बचे इस चैप्टर में, जिसे हम बच्चों 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी। प्रसव, पार्चुरेशन। देखो बच्चों, क्या है प्रसव क्रिया? जब भ्रूणीय परिवर्तन पूरा हो जाता है, मानव का जो गर्भकाल 9 से 9.5 महीने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब गर्भकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म की प्रक्रिया ही बच्चों क्या है? प्रसव है, पार्चुरेशन है। तो प्रसव का सीधा मतलब है गर्भस्थ शिशु के जन्म की प्रक्रिया। गर्भस्थ शिशु के जन्म की प्रक्रिया, यह प्रसव है। कुल मिलाकर सिंपल जन्म लेने की क्रिया विधि प्रसव, पार्चुरेशन है। एक सिस्टेमेटिक परिभाषा आपकी बुक में दी गई है जिसे हमें याद रखना है। प्रसव की परिभाषा 12th के हिसाब से अगर बोर्ड में पूछी जाती है तो आपको एक सिस्टेमेटिक परिभाषा लिखनी होती है। क्या होता है प्रसव? तो प्रसव की जो सिस्टेमेटिक परिभाषा है वो किस प्रकार हम लिखते हैं बच्चों कि गर्भकाल समाप्त होने पर गर्भाशय भित्ति की पेशियों में जोरदार संकुंचन या तीव्र संकुंचनों के कारण शिशु का जन्म नलिका से होकर बाहर निकलना, शिशु का जन्म नलिका से बाहर निकल जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों प्रसव। तो ये प्रसव पार्चुरेशन की एक सिस्टेमेटिक परिभाषा है कि जब जातियों में, जंतुओं में गर्भकाल समाप्त हो जाता है, अलग अलग जाति का गर्भकाल अलग अलग होता है, तो जब समाप्त हो जाता है गर्भकाल तो उसके समाप्त होने पर गर्भाशय भित्ति की जो पेशियां हैं, चिकनी पेशियां, बहुत तेजी से संकुंचन करती हैं। और तीव्र संकुंचनों के कारण जो गर्भस्थ शिशु है वो जन्म नलिका से होकर, एक मैंने लाइन लिखी है बच्चों, जन्म नलिका, इससे होकर शिशु बाहर आ जाता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रसव क्रिया। क्या है जन्म नलिका? तो हमने स्त्री प्रजनन तंत्र के चित्र में पढ़ा था कि गर्भाशय का निचला सकरा भाग, जिसको बोलते हैं गर्भाशयी गिरवा नाल, गर्भाशयी गिरवा नाल, गर्भाशय निचले सकरे भाग की गुहा को बोलते हैं यूटेराइन सर्विक्स, सर्वाइकल केनाल बोलते हैं इसको। तो गर्भाशय गिरवा नाल प्लस योनि वेजाइना, ये दोनों मिलकर कहलाती हैं जन्म नलिका। तो इस जन्म नलिका से शिशु का जन्म होना कहलाता है प्रसव, पार्चुरेशन। तो ये परिभाषा है बच्चों प्रसव की। हम क्रियाविधि पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि प्रसव एक जटिल क्रिया है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के दोनों अंगतंत्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो शरीर की बाकी घटनाओं का भी नियंत्रण करते हैं। आप जानते हैं
हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियमन 2 अंग तंत्रों द्वारा किया जाता है, एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो ये दोनों ही तंत्र मिलकर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं बच्चों। तो वास्तव में इसको कंट्रोल कौन करता है? तो बच्चों प्रसव जो है, प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होने वाली घटना है। प्रसव क्रिया जो है, शिशु का जन्म जो है, एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होने वाली घटना है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी हार्मोन्स के द्वारा, दोनों के द्वारा इस घटना को प्रेरित किया जाता है। जो प्रसव के लिए संकेत हैं, प्रसव के संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं बच्चों पूर्ण विकसित गर्भ से। पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों इस पूरी हेडिंग का, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर प्रसव कब होगा, इसके सिग्नल्स कौन उत्पन्न करता है, कौन इस बात को शुरू करेगा कि अब शिशु का जन्म होना चाहिए। तो बच्चों प्रसव के लिए जो संकेत हैं, सिग्नल्स हैं, वो पूर्ण विकसित गर्भ, जिस गर्भस्थ शिशु का पूरा निर्माण हो गया है वो, और साथ में प्लेसेंटा अपरा, भ्रूण और गर्भाशय भित्ति के बीच की संयोजी संरचना अपरा प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर संकेत उत्पन्न करते हैं बच्चों। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि प्रसव को प्रेरित कौन करता है? तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि, ये जटिल क्रियाविधि प्रसव को प्रेरित करती है, या हम कह सकते हैं प्रसव को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। और दूसरा पॉइंट कि संकेत कहाँ से विकसित होते हैं? तो पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो ये जो प्रसव के संकेत हैं बच्चों, ये संकेत गर्भाशय भित्ति में हल्के संकुंचन उत्पन्न करते हैं। प्रसव के जो संकेत हैं, ये संकेत गर्भाशय भित्ति में हल्के संकुंचन उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों की वजह से गर्भाशय भित्ति में ये हल्के संकुंचन उत्पन्न होते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, हल्के संकुंचन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। और इन हल्के संकुंचनों का एक नाम है बच्चों, इनको हम नाम देते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। ये जो हल्के संकुंचन यहां से पैदा हुए हैं, इनका नाम है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या है? हल्के संकुंचन। कहाँ हुए? गर्भाशय भित्ति की कोशिका पेशियों में। क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि प्रसव का संकेत उत्पन्न हुआ। कहाँ से? पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से। तो इन संकेतों के कारण गर्भाशय भित्ति, भित्ति का कौन सा परत बच्चों? हम जानते हैं मायोमेट्रियम। गर्भाशय भित्ति में 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय भित्ति का बाह्य स्तर एपिमेट्रियम, मध्य मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम। तो भित्ति का जो मध्य स्तर है, उस मध्य स्तर का नाम है मायोमेट्रियम। ये गर्भाशय का मध्य स्तर है, सबसे मोटा स्तर है, जो आरेखित अनैच्छिक चिकनी पेशियों से बना होता है। तो इस स्तर में क्या होते हैं बच्चों? हल्के संकुंचन।
और उन हल्के संकुंचनों का क्या नाम है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्लियर है? अब ये प्रतिवर्त क्या करते हैं बच्चों? ये प्रतिवर्त जो गर्भवती महिला है उसकी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करते हैं कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करे। तो ये प्रतिवर्त कहां पर काम करते हैं? ये प्रतिवर्त काम करते हैं मात्रक पीयूष ग्रंथि पर। प्रतिवर्त कहां काम करते हैं? मात्रक पीयूष ग्रंथि पर। और इसके प्रभाव से जो मात्रक पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है बच्चों? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। मात्रक पीयूष ग्रंथि का काम क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण। क्लियर है क्या बच्चों? हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था कि माता के प्रत्येक व्यक्ति में जो पीयूष ग्रंथि है, स्त्री में भी है पुरुष में भी है, उस पीयूष ग्रंथि के दो पिंड हैं, अग्रपिंड पश्चपिंड। अग्रपिंड एडिनोहाइपोफाइसिस, पश्चपिंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बच्चों पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड न्यूरोहाइपोफाइसिस से हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो स्त्रियों में ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण कब होगा? जब गर्भाशय भित्ति में हल्के संकुंचन होंगे। और वो हल्के संकुंचन क्या है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। इसकी वजह से मात्रक पीयूष ग्रंथि बनाएगी ऑक्सीटोसिन। और बच्चों ऑक्सीटोसिन का कार्य वेल नोन है, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन करता क्या है। हार्मोन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन काम करता है बच्चों एक्ट्स ऑन, काम करता है स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों पर। ऑक्सीटोसिन कहां काम करता है? स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियों पर। और क्या काम करता है? चिकनी पेशियों में संकुंचन को प्रेरित करता है। यह है बच्चों ऑक्सीटोसिन का कार्य। ये जो मैंने यहां पर अलग से लिखा है ये वास्तव में किस हार्मोन का कार्य है? ये है बच्चों ऑक्सीटोसिन का कार्य। ऑक्सीटोसिन जो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्त्रवित होता है और इसका काम है चिकनी पेशियों पर और उनमें ये संकुंचन प्रेरित करता है। तो बच्चों गर्भाशय भित्ति का जो मायोमेट्रियम है ये भी तो चिकनी पेशियों से ही बना होता है बच्चों। मायोमेट्रियम में चिकनी पेशियां होती हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? मायोमेट्रियम की चिकनी पेशियों में संकुंचन किया, अर्थात गर्भाशय भित्ति में क्या किया? संकुंचन। अब देखो बच्चों यहां से कंक्लूजन निकला कि संकुंचनों की वजह से क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण। और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हुआ? संकुंचन। वापस सुने, संकुंचनों की वजह से क्या हुआ? देखो संकुंचन को ये बोलते हैं इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन निकला। और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हुआ? संकुंचन। इसका मतलब इन दोनों के बीच एक उद्दीपक प्रतिवर्त विकसित हो जाता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो विकसित हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। कैसे? मैं फ्लो चार्ट से आपको बताता हूं। तो यहां से मैं रिवाइज करवा दूं कि जन्म की प्रक्रिया पार्चुरेशन है। जब गर्भकाल समाप्त हो जाता है तो भित्ति में तीव्र संकुंचनों से शिशु जो है जन्म नलिका से होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को अपन प्रसव बोलते हैं। एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है और इसके लिए संकेत जो है वो पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं। इन संकेतों की वजह से गर्भाशय भित्ति में हल्के संकुंचन होते हैं और हल्के संकुंचन को ये नाम देते हैं। इसकी वजह से होता है माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण। और ऑक्सीटोसिन का कार्य मैंने अलग से लिख दिया आपको कि ये चिकनी पेशियों पर काम करके उनमें संकुंचन को प्रेरित करता है। तो बच्चों यहां पर एक मेन जो रिजल्ट निकल कर आया है वो ये है कि बच्चों संकेतों की वजह से संकुंचन होगा, संकुंचन की वजह से ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण होगा और ऑक्सीटोसिन की वजह से वापस संकुंचन होगा।
देखो मैं वापस एक फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूं कि प्रसव के संकेत, और जब ये संकेत होते हैं तो क्या होगा, गर्भाशय भित्ति में हल्का संकुंचन। संकेतों की वजह से क्या हुआ, गर्भाशय भित्ति में हल्का संकुंचन। और इस हल्के संकुंचन का नाम क्या हुआ बच्चों, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इनकी वजह से क्या परिवर्तन होगा, मात्रक पीयूष ग्रंथि से माता की, मात्रक पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण। मात्रक पीयूष ग्रंथि से क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण। और इस ऑक्सीटोसिन के स्त्रवण से क्या होगा, इससे होगा बच्चों, इसका मुख्य काम कहां है, चिकनी पेशियों स्मूथ मसल्स पर है। तो ऑक्सीटोसिन के स्त्रवण से क्या होगा, गर्भाशय भित्ति में संकुंचन। क्लियर है बच्चों, ये ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण हुआ और ये गर्भाशय भित्ति में क्या हुआ, संकुंचन। तो देखो बच्चों एक चैनल यहां पर बना कि संकुंचनों की वजह से ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण हुआ और स्त्रवण की वजह से क्या हुआ, संकुंचन। तो ये इसको बढ़ाएगा और ये इसको। इसका मतलब बच्चों इन दोनों के बीच जो है लगातार एक उद्दीपक प्रतिवर्त विकसित होगा। इन दोनों के बीच ये क्या विकसित हो गया है बच्चों, उद्दीपक प्रतिवर्त। मतलब ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ेगा तो संकुंचन बढ़ेंगे, संकुंचन बढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण फिर बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ा तो संकुंचन फिर बढ़ेंगे, संकुंचन फिर बढ़े ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण फिर अधिक होगा, और फिर ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ा तो संकुंचन फिर तीव्र होंगे। इस प्रकार से बच्चों ये दोनों चीजें एक दूसरे को बढ़ाएंगी। इसी को बोलते हैं हम लोग उद्दीपक प्रतिवर्त। इन दोनों के बीच क्या डेवलप हो गया यहां पर, उद्दीपक प्रतिवर्त। कि ऑक्सीटोसिन निकलते ही संकुंचन होगा, संकुंचन की वजह से ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण होगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को लगातार क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। फाइनली क्या होगा बच्चों कि जो संकुंचन है वो तीव्र से तीव्रतर हो जाएंगे, संकुंचन तीव्र से तीव्रतर हो जाते हैं। और ये जो तीव्र संकुंचन जब होते हैं तो इसकी वजह से उस गर्भवती महिला को बहुत तेज दर्द पीड़ा होने लगती है, जिसको हम प्रसव पीड़ा, लेबर पेन कहते हैं। प्रसव पीड़ा लेबर पेन कहते हैं। तो इन गर्भाशय भित्ति की पेशियों में संकुंचन की वजह से ही यहां पर जो है प्रसव पीड़ा, लेबर पेन डेवलप होता है। और फाइनली क्या हुआ कि इन तीव्र संकुंचनों के कारण जो गर्भस्थ शिशु है वो जन्म नलिका से होकर बाहर आ जाता है। इसी प्रकार प्रसव क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले परिभाषा पढ़ने लिखी प्रसव की कि गर्भाशय भित्ति में तीव्र संकुंचनों के कारण शिशु का जन्म नलिका से होकर बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, प्रसव। तो ये इस प्रकार से जो है बच्चों प्रसव क्रिया विधि संपन्न होती है। क्लियर है क्या?
समझ में आ रहा है बच्चों सबको? तो ये प्रसव क्रिया विस्तृत अध्ययन हो गया है। सबसे पहले परिभाषा, प्रसव की डेफिनेशन, संकेत पूर्ण विकसित गर्भ अपरा से निकलते हैं, इनकी वजह से गर्भाशय भित्ति में हल्के संकुंचन जिनका नाम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त होता है। संकुंचनों की वजह से माता की पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन बनाएगी। ऑक्सीटोसिन काम करता है चिकनी पेशियों पर, गर्भाशय भित्ति की पेशियों पर, और इनमें संकुंचन प्रेरित करता है। दोनों में उद्दीपक प्रतिवर्त विकसित होता है, दोनों एक दूसरे की क्रियाओं को बढ़ा रहे हैं, जिसके रिजल्टेंट संकुंचन तीव्र से तीव्रतर हो जाते हैं। इन तीव्र संकुंचनों के कारण ही शिशु जन्म नलिका से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है प्रसव क्रिया। क्लियर है बच्चों? आगे कुछ 2-3 पॉइंट और हैं इससे संबंधित। बच्चों, प्रसव के तुरंत बाद, प्रसव के तुरंत बाद जो है वो अपरा भी बाहर निकल जाता है। अपरा भी बाहर निकल जाता है। प्लेसेंटा, जब प्रसव क्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रसव को प्रेरित करने के लिए, प्रसव को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर द्वारा महिलाओं को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो बच्चों, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रसव क्रिया को प्रेरित करने के लिए जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये प्रसव क्रिया कंप्लीट हो गई है बच्चों। यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रसव क्रिया से संबंधित कि क्या है, कैसे शुरू होती है, कौन कंट्रोल करता है, और फाइनली मैकेनिज्म क्या है। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक कंप्लीट है अपना। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। क्या है आर्तव चक्र? प्रजनन चक्र है, तो इसको हम प्रजनन चक्र के नाम से पढ़ेंगे बच्चों। अगला बिंदु है बच्चों चैप्टर का, वो है प्रजनन चक्र। रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या होते हैं बच्चों प्रजनन चक्र? तो देखो बच्चों, जो स्तनधारी वर्ग की जो मादाएं हैं, वो मादाएं जब लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं उसके बाद वह प्रजनन योग्य होती हैं। तो बच्चों, मादाएं जब प्रजनन के लिए योग्य होती हैं, मतलब वह अंडाणु बनाती हैं, निषेचन कर सकती हैं, गर्भधारण कर सकती हैं, तो वो जो समयावधि है वो किशोरावस्था के बाद से शुरू होती है। बच्चों, पुरुषों में तो क्या होता है कि एक बार पुरुष अगर लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए हैं तो वह आजीवन जनन योग्य बने रहते हैं। हर समय, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष वह लगातार शुक्राणुओं का उत्पादन करते रहते हैं और निषेचित करने में सक्षम होते हैं। जबकि मादाओं में ऐसा नहीं होता है। जो मादाएं हैं वो किसी विशेष समय पर ही अंडोत्सर्जन करती हैं और उसी समय निषेचन और गर्भधारण कर सकती हैं। तो हर समय मादाएं जो है गर्भधारण के लिए तैयार नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि मादाओं में एक निश्चित समय पर ही अंडे का उत्सर्जन होता है, तो उसी समय वह निषेचन और गर्भधारण कर सकती हैं। तो बच्चों, मादाओं के प्रजनन तंत्र में
अंड उत्सर्जन के लिए, निषेचन के लिए, गर्भधारण के लिए चक्रीय रूप से परिवर्तन पाए जाते हैं। तो मादाओं के प्रजनन तंत्र में जनन के लिए जो चक्रीय परिवर्तन पाए जाते हैं उन्हीं का नाम है बच्चों प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो क्या होते हैं प्रजनन चक्र? ये होते हैं बच्चों मादाओं में प्रजनन में क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम अंडोत्सर्ग शामिल कर सकते हैं, अंडोत्सर्ग, निषेचन, गर्भधारण, उसके बाद प्रसव के लिए मादाओं में प्रजनन के लिए उनके प्रजनन तंत्र में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, ये प्रजनन चक्र होते हैं बच्चों। वास्तव में प्रजनन चक्र क्या है? तो स्तनधारी वर्ग की जो मादाएं हैं उन मादाओं में कब अंडे का निर्माण होगा, कब निषेचन हो सकता है, कब गर्भधारण हो सकता है, तो इन सारी घटनाओं के लिए उनके प्रजनन तंत्र में जो परिवर्तन होते हैं चक्रीय रूप से, उन चक्रीय परिवर्तनों को हम बोलते हैं प्रजनन चक्र। बच्चों प्रजनन चक्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मध्य चक्र और दूसरा होता है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक तो होता है मध्य चक्र, आर्तव चक्र, स्ट्रेस साइकिल, और दूसरा होता है बच्चों आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों हमारे सिलेबस में केवल आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है, तो डिटेल से हमें इसी को समझना है। पर चूंकि बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें मध्य चक्र के बारे में भी आना चाहिए। 12th वाले बच्चों के लिए इसका कोई यूज नहीं है। 12th वाले बच्चे केवल आर्तव चक्र पढ़ेंगे, जबकि जो नीट वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं मध्य चक्र, स्ट्रेस साइकिल। मध्य चक्र, स्ट्रेस साइकिल क्या होता है मध्य चक्र? तो बच्चों पहली बात तो ये प्रजनन चक्र है एक प्रकार का। किनका है ये आपको याद रखना है बच्चों। तो ये है नॉन प्राइमेटा, स्तनधारी मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र। एक शब्द मैंने लिखा बच्चों नॉन प्राइमेटा। नॉन प्राइमेटा स्तनधारी मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र। क्या है नॉन प्राइमेटा? बच्चों वर्गीकरण में हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्तनधारी वर्ग है, कॉर्डेटा संघ का जो लास्ट वर्ग है स्तनधारी, इस वर्ग को बच्चों गण ऑर्डर्स में बांटा जाता है। तो इसका एक गण है प्राइमेट, प्राइमेटा लिख लेते हैं, और शेष जितने भी गण हैं उनको हम बोल देते हैं नॉन प्राइमेटा। स्तनधारी मादाओं में, स्तनधारी जो जंतु होते हैं बच्चों, वर्ग है, उसको गणों में बांटते हैं। तो एक गण तो कौन सा हो गया? प्राइमेटा, और शेष गण कौन से हो गए? नॉन प्राइमेटा। तो प्राइमेटा गण में कौन शामिल है? इसमें शामिल है बच्चों मनुष्य प्रजाति, कपी प्रजाति और बंदर प्रजाति।
मनुष्य, कपी और बंदर, ये तो किस गण के सदस्य हैं? प्राइमेटा के। इसके अलावा जितने भी शेष स्तनधारी हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, टाइगर, ये जितने भी जंतु हैं वो सब के सब क्या हैं? नॉन प्राइमेटा। तो बच्चों ये जो प्रजनन चक्र है, स्ट्रस साइकिल, ये किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉन प्राइमेटा स्तनधारी मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है। बच्चों जो मधचक्र है ये किसी ऋतु विशेष में ही प्रारंभ होता है। जो मधचक्र है, स्ट्रस साइकिल है, मधचक्र किसी ऋतु विशेष में ही प्रारंभ होता है। मधचक्र जो है वो बच्चों किसी ऋतु विशेष में ही प्रारंभ होता है, अर्थात जिन प्राणियों में मधचक्र पाया जाता है, जिन प्राणियों में मधचक्र पाया जाता है तो वे प्राणी बच्चों किसी ऋतु विशेष में ही प्रजनन योग्य होते हैं। जिन प्राणियों में, जिन जातियों में मधचक्र पाया जाता है वो प्राणी ऋतु विशेष में ही जनन कर सकते हैं। तो मधचक्र ऋतु विशेष में प्रारंभ होता है, इसका मतलब ये उस विशेष ऋतु में ही जनन कर सकते हैं। ये इस विशेष ऋतु में ही जनन कर सकते हैं, इसलिए बच्चों ऐसे जंतुओं को बोलते हैं हम लोग ऋतु विशेष प्रजनक। ऋतु विशेष प्रजनक जंतु, इंग्लिश में हम कहेंगे सीजनल ब्रीडर। ऋतु विशेष प्रजनक, सीजनल ब्रीडर। तो परिभाषा समझ में आई बच्चों? सीजनल ब्रीडर क्या होता है? सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं? तो वे जंतु जिनकी मादाओं में मधचक्र पाया जाता है। किन में पाया जाता है मधचक्र? नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में कौन है नॉन प्राइमेट? इन 3 प्रजातियों को छोड़कर शेष सभी प्रजाति के स्तनधारी होते हैं बच्चों नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है मधचक्र। और मधचक्र किसी ऋतु विशेष में प्रारंभ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष भर मधचक्र कंटिन्यू रहेगा, ये किसी ऋतु विशेष में प्रारंभ होता है। इसलिए ये जंतु बच्चों ऋतु विशेष में मधचक्र प्रारंभ होने पर ही ये अंडजनन करते हैं और गर्भधारण कर सकते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम ऋतु विशेष प्रजनक जंतु, सीजनल ब्रीडर जंतु कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या मेजर डिफरेंस है मधचक्र और आर्तचक्र में? बच्चों मधचक्र में योनि मार्ग से रक्त स्रवण नहीं होता है। मधचक्र के दौरान योनि मार्ग से रक्त स्रवण की क्रिया नहीं होती है। जब मधचक्र होता है किसी स्तनधारी मादाओं में तो उस समय उनके योनि मार्ग से रक्त स्रवण की क्रिया नहीं होती है। रक्त स्रवण की क्रिया केवल अर्धचक्र में होती है। तो ये बच्चों है प्रजनन चक्र पहला मधचक्र। किन में पाया जाता है? नॉन प्राइमेटा मादाओं में पाया जाता है। और जब मधचक्र आता है उसी समय ये मादाएं अंडे का निर्माण करती हैं, अंडोत्सर्ग करती हैं और गर्भधारण कर सकती हैं। और ऐसा पूरे वर्ष भर नहीं होता बल्कि किसी विशेष ऋतु में ही होता है। इसलिए इन जंतुओं को ऋतु विशेष प्रजनक जंतु कहते हैं। और मधचक्र के दौरान योनि मार्ग से रक्त का स्रवण नहीं होता है। एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों मधचक्र का कि जंतुओं में
मधचक्र उस ऋतु विशेष में कितनी बार प्रदर्शित होता है। जब इनके प्रजनन का समय होता है, जब ये जंतु प्रजनन करते हैं, तो आखिर ये उस विशेष ऋतु में कितनी बार गर्भधारण कर सकते हैं। तो ऋतु विशेष में मधचक्रों की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। अगला पॉइंट मधचक्र का ही है बच्चों कि प्रजनन ऋतु में मधचक्रों की संख्या के आधार पर इन प्राणियों के 2 समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। कौन से प्राणियों को? जिनमें मधचक्र पाया जाता है। जिन प्राणियों में मधचक्र पाया जाता है उसमें एक ऋतु में, एक प्रजनन ऋतु में कितने मधचक्र होंगे, उसकी संख्या के आधार पर इसके 2 समूह बनते हैं। एक बनता है बच्चों मोनोईस्ट्रस जंतु, हिंदी में कहते हैं एक मधकाली जंतु। सिंपल जैसा नाम है वैसा इसका अर्थ है। वे जंतु जिनके एक प्रजनन ऋतु में एक मधचक्र होगा। तो एक मधकाली जंतु कौन होंगे? एक प्रजनन ऋतु में केवल एक मधचक्र उपस्थित, एक प्रजनन ऋतु में केवल एक मधचक्र। वो अलग बात है कि प्रजनन ऋतु साल में 1 बार आएगी कि 2 बार आएगी, ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग है। कुछ प्रजातियों में एक साल में एक ही प्रजनन ऋतु आएगी, कुछ प्रजातियों में एक साल में 2 या 2 से अधिक बार प्रजनन ऋतु होंगी। जैसे मान लो एक प्रजाति है जो जनवरी माह में प्रजनन कर सकती है और दूसरा जुलाई अगस्त में प्रजनन कर सकती है, तो एक वर्ष में 2 प्रजनन ऋतु हो गई। अब उस प्रजनन ऋतु में वह कितनी बार मधचक्र प्रदर्शित करेगा? अगर एक प्रजनन ऋतु में 1 बार मधचक्र करेगा तो एक मधकाली, और एक प्रजनन ऋतु में 1 से अधिक बार करेगा तो बहुमधकाली। तो एक मधकाली जंतु कौन है? जो एक प्रजनन ऋतु में केवल एक मधचक्र उपस्थित होता है। मतलब जब इन जंतुओं की प्रजनन ऋतु आएगी उस समय एक बार ये अंडे का निर्माण करेंगे। अगर उस समय गर्भधारण हो गया तो ठीक है, वरना उस ऋतु में अब ये दोबारा गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। ये अगली बार जब प्रजनन ऋतु आएगी उस जाति की, उसी समय वापस ये अंडाणु बनाएंगे और गर्भधारण कर सकते हैं। तो ये है बच्चों एक मधकाली जंतु, और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है जैसे डॉग, कुत्ता, रैबिट, खरगोश, डियर, हिरण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर आउट ऑफ एनसीईआरटी इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट याद रखना है आपको। दूसरा होता है बच्चों पॉलीस्ट्रस, बहुमधकाली। बहुमधकाली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे जंतु हैं जिनमें एक प्रजनन ऋतु में, एक प्रजनन ऋतु में 1 से अधिक मधचक्र उपस्थित। ऐसे जंतु जिनके एक प्रजनन ऋतु में 1 से अधिक मधचक्र पाए जाते हैं तो वे कहलाते हैं पॉलीस्ट्रस, बहुमधकाली जंतु। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो इन जंतुओं में जुलाई महीने में प्रजनन ऋतु है, तो जैसे ही जुलाई माह शुरू होगा तो मधचक्र आएगा, पहला मधचक्र आया, अंडा बना, अगर गर्भधारण हो गया तो प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो फिर उसी जुलाई माह में कुछ दिनों के अंतराल के बाद वापस मधचक्र आ जाएगा, तो उसी जुलाई माह में दोबारा गर्भधारण करने योग्य हो जाते हैं ये। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक ऋतु में एक मधचक्र,
जबकि इसमें एक ऋतु में एक से अधिक मध चक्र। और ज़्यादातर जो नॉन प्राइमेट है वो इसी ग्रुप में शामिल है। ज़्यादातर जो नॉन प्राइमेट हैं, अधिकांश नॉन प्राइमेट्स ये बच्चों बहुमधकाली पॉलीस्ट्रस ग्रुप में शामिल है। तो ये था बच्चों प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्तनधारी मादाओं में जनन के लिए उनके अंडाशय और गर्भाशय में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रजनन चक्र। दो प्रकार के होते हैं, मध चक्र, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र को हम आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं मध चक्र स्ट्रस साइकिल, जो पाया जाता है इनमें नॉन प्राइमेट को छोड़कर नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, चूहा एक्सेट्रा इनमें पाया जाता है बच्चों। तो ये मध चक्र है। मध चक्र के दौरान इनकी मादाएं अंडा बनाती हैं, निषेचन और गर्भधारण कर सकती हैं, लेकिन योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण नहीं होगा। तो ये मध चक्र है। संख्या के आधार पर जंतु दो प्रकार के, एक मधकाली और बहुमधकाली। तो बच्चों ईस्ट्रस साइकिल मध चक्र कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जिस पर बेस्ड बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों।